Hello everyone. I welcome you all to the anthropology series that we started. In that series, this is our lecture 8. So let's take a quick overview of what we can expect from this lecture. First of all, we will do culture part 2. क्योंकि कल्चर पार्ट 1 वीडियो हैज ऑलरेडी बीन अपलोडेड ऑन दिस चैनल. अगर आपने वो नहीं देखी है तो पहले आई विल रिकमेंड कि आप जाकर वो देखें और फिर इस वीडियो को देखें सो दैट इट विल मेक मोर सेंस फॉर यू. सेकेंडली, what we are going to do, we are going to first of all understand the concepts, then take down notes and then add value to make our answer stand out. लास्ट में आई विल गिव यू सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस टू सी कि आप उतना समझ पाए हैं जितना मैंने आपको समझाने की कोशिश की है या नहीं. ओके, दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड टू यू बाय मी, पूजा यादव. I am a UPSC CSC 2021 interview candidate and a UPSC CSC 2022 mains candidate. Okay. So now first of all we will study elements of culture. So elements of culture को पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अगर आप कहें कि आप एक कल्चर के कस्टम्स को, नॉर्म्स को, रूल्स की, इन सब की लिस्ट बनाकर रख देंगे और आप कह देंगे कि देखिए ये हमारा इंडियन कल्चर है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल. क्योंकि कल्चर इज नॉट possible to be understood in a static way. You have to be dynamic to understand culture. और उसको एज अ फंक्शनल होल समझने के लिए आपको उसके सारे एलिमेंट्स को समझना जरूरी है सो दैट कल्चर क्या है, उसके क्या वैल्यूज, नॉर्म्स, पैटर्न्स हैं आपको समझ में आए और आप समझ पाए कि वो कल्चर एज अ फंक्शनल होल दिखता कैसा है, करता क्या है, उसके फंक्शंस क्या हैं और जो उसको फॉलो करते हैं उनका क्या लाइफस्टाइल, क्या हैबिट्स, क्या वैल्यू सिस्टम, क्या नॉर्म्स होते हैं. ओके, उसके लिए यू हैव टू स्टडी एलिमेंट्स ऑफ कल्चर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वैल्यूज. वैल्यू, अब जैसे हम बोलते हैं कि इसका वैल्यू सिस्टम ऐसा है, उसका वैल्यू सिस्टम ऐसा है. सबसे पहले ये बात समझिए कि वैल्यूज जो हैं चाइल्डहुड से हमारे सबकॉन्शियस में फीड कर दी जाती हैं, हमारी सराउंडिंग्स के द्वारा, हमारे पेरेंट्स के द्वारा, हमारे टीचर्स के द्वारा, हमारी सोसाइटी के द्वारा. ओके, सो वन मे नॉट बी रियली conscious of what kind of value system he has, and values are also very difficult to change. तो एग्जैक्टली वैल्यूज होती क्या है किसी भी सोसाइटी में? क्या चीज करनी बहुत अच्छी है, क्या चीज करनी ठीक है, क्या चीज होनी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या बुरा है, क्या ठीक नहीं माना जाता है, ये सब जो चीजें हमें बताती हैं, जो हमारे एक्शंस को गाइड करती हैं, वो होते हैं वैल्यूज. ओके, ये काम करती हैं एज ए बेंचमार्क टू इवेल्युएट द एक्शंस ऑफ अदर्स. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी. अब हमें क्या पढ़ाया जाता है बचपन से? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. तो इसका मतलब ऑनेस्टी इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी गुड वैल्यू. ओके, जब ये वैल्यूज जो हैं एक्शंस में आती हैं, ऐसे ही रिस्पेक्टिंग द एल्डर्स इज ऑल्सो अ वेरी चेरिश्ड वैल्यू ऑफ आवर कल्चर. अब जब ये वैल्यूज, क्योंकि ये आप किसी इंसान को देख के नहीं बता सकते क्या वैल्यूज हैं, लेकिन वो इंसान जिस तरह की हरकतें कर रहा है, जिस तरह के एक्शंस फॉलो कर रहा है, वो देखकर आप पता लगा सकते हैं कि इसका वैल्यू सिस्टम कैसा होगा. जैसे रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, इन वैल्यूज को जब आप एक्शन में लाएंगे तो जो एल्डर्स को रिस्पेक्ट करता है वो उनके फीट टच करेगा हमारे कल्चर के हिसाब से. जब कोई किसी के फीट टच करेगा अपने एल्डर के, तो हमें पता चलेगा कि रिस्पेक्टिंग द एल्डर्स इसके वैल्यू सिस्टम में है. तो वैल्यू सिस्टम्स का पता नॉर्म्स के थ्रू लगाया जाता है. नॉर्म्स जब हम वैल्यूज को एक्शंस में पुट करते हैं तब प्ले में आते हैं. तो जो एक्शंस हमने किए बेस्ड ऑन आवर वैल्यू सिस्टम, दोज आर नॉर्म्स. तो नॉर्म्स क्या है? स्टैंडर्ड पैटर्न ऑफ बिहेवियर जो कि होने चाहिए. ओके, सो ये सोसाइटी टू सोसाइटी डिफर करता है, क्योंकि हमें पता है कि वेस्टर्न सोसाइटीज में फीट टच करके आप एल्डर्स की रिस्पेक्ट नहीं दिखाते हैं. ओके, ये सिर्फ हमारे इंडियन कल्चर में होता है. तो इंडियन कल्चर इज डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न कल्चर एंड हेंस द वैल्यूज एंड नॉर्म्स आर ऑल्सो डिफरेंट. हाँ, ये भी हो सकता है कि वैल्यूज सेम हो लेकिन उन्हें एक्सप्रेस करने का तरीका अलग हो, तो भी नॉर्म्स सोसाइटी टू सोसाइटी डिफर कर जाएंगे. ये हमें ध्यान रखना है. ओके, अब देखिए दो तरह के नॉर्म्स होते हैं, वन आर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. फॉर्मल नॉर्म्स वो होते हैं जो रिटन डाउन होते हैं और जिनको फॉलो करना बहुत ही जरूरी माना जाता है. ये रिटर्न होते हैं, बहुत ज्यादा ऑब्वियस नहीं होते, ये सिखाए जाते हैं अलग से. जैसे कि हमारे वेदों पुराणों में लिखा है कि एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो फीट टच करना एक फॉर्मल नॉर्म है. अब देखिए इनफॉर्मल नॉर्म्स, ये अनरिटन होते हैं, ऑब्वियस होते हैं. ओके, ये अलग से सिखाने नहीं पड़ते, ये हमारे सबकॉन्शियस के अंदर
धीरे 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 सोसाइटी के एज ए पार्ट रहते हुए फीड हो जाते हैं, जैसे कि फादर एंड डॉटर कैन नॉट हैव सेक्स, दिस incest has been tabooed. So this taboo as a norm is an informal norm, क्योंकि this is not written, this is very obvious कि दो biologically very close persons will not have sexual relations between them. Okay, so I hope values and norms आपको clear हैं. अब इनको अगर ज्यादा क्लियर बनाना हो, इनका मान लो डिफरेंस पूछ लिया जाए, इनके एग्जांपल्स पूछ लिए जाए, देन व्हाट वी विल डू, वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन देम एज आई हैव टोल्ड यू कि एक तो बिहेवियरल स्टैंडर्ड है और एक बताता है कि क्या गुड है क्या बैड है. ना नॉर्म्स को देखिए, ये शेयर्ड रूल्स एंड एक्सपेक्टेशंस है. ऑब्वियसली आप सोसाइटी में रहते हैं, आप कल्चर शेयर करते हैं, तो जो कल्चर के रूल्स कस्टम्स ये सब हैं, ये भी शेयर्ड होते हैं, शेयर्ड वैल्यूज होती हैं. तो 4 टाइप ऑफ सोशल नॉर्म्स लगा लीजिए, उनमें से एक है टेबू जो मैंने आपको बताया. लॉज आर ऑल्सो द नॉर्म्स जो कि स्टेट एनफोर्स करता है पीपल के ऊपर. जैसे आपको मर्डर नहीं करना है, अगर आपने मर्डर किया तो ये नॉर्म टूटेगा इन द फॉर्म ऑफ लॉ एंड यू विल बी इम्प्रिजन्ड. ओके, नाउ वैल्यूज. वैल्यूज आर द बिलीव्स. ये बिलीव्स होते हैं, इन्हें आप देख नहीं सकते हैं. ये राइट या रॉन्ग का पता लगाते हैं, और जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, honesty, respecting the elders, having the responsibility of family, being fair, being kind to others, loving children is a value. ये वैल्यू आप जब एक्शन में आएगी तो आप उसे नॉर्म के रूप में देख सकते हैं. ओके, सो आई होप वी आर क्लियर विद दिस कंसेप्ट, सो वी विल मूव ऑन. नाउ सी सैंक्शंस. सैंक्शंस क्या होता है? जब हम किसी को या तो दंड देते हैं या हम किसी को रिवॉर्ड देते हैं. जैसे कि मान लीजिए हिंदी में क्या कहेंगे उसको, कि हम किसी को सम्मानित करते हैं. तो दोज आर सैंक्शंस. पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, दो तरह के सैंक्शंस होते हैं. सैंक्शंस कब रोल में आते हैं? जैसे वैल्यूज जो हैं, अब हमें पता है जो गुड है, जो गुड वैल्यूज है, जो गुड बिहेवियर है, उसको जब हम एक्शन में लाएंगे देन वी विल सी कि नॉर्म फॉलो हुआ है. जब कोई नॉर्म फॉलो होगा तो सैंक्शन विल कम इन टू प्ले. यानी कि जब आप नॉर्म्स से अडेयर करेंगे, जब आप नॉर्म्स के मुताबिक चलेंगे तो पॉजिटिव सैंक्शन दिए जाएंगे. जब आप नॉर्म्स को डिफाई करेंगे, जब आप नॉर्म्स के मुताबिक नहीं चलेंगे, तो आपको नेगेटिव सैंक्शन दिए जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे डिफाइन द नॉर्म्स का. अभी भी अगर आप विलेज सोसाइटी में जाएं तो अपनी कास्ट के अंदर मैरिज करना ही नॉर्म माना जाता है. इंटरकास्ट मैरिज इज कंसिडर्ड टू बी डिफाइंग अ नॉर्म. ओके, तो मान लीजिए किसी ने इंटरकास्ट मैरिज कर ली है, तो हम बहुत ज्यादा न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं दैट his family has been boycotted. So this boycott is a negative sanction. फाइन, थ्रेट्स, इम्प्रिजनमेंट्स, ये सब नेगेटिव सैंक्शन है क्योंकि आपने नॉर्म को ब्रेक किया है. नाउ अडेरेंस टू नॉर्म देखिए. रिस्पेक्टिंग एल्डर्स हमारी वैल्यू है. टचिंग फीट नॉर्म हो गया. अब टचिंग फीट, जब एक नॉर्म को आपने फॉलो किया तो पॉजिटिव सैंक्शन विल कम इन टू प्ले. जैसे कि ज्यादातर आप देखेंगे इस वैल्यू को एम्बाइब करने के लिए जो पोता पोती जब अपने दादा या दादी के पैर छूते हैं तो वो उन्हें बदले में कुछ पैसे दे देते हैं, चॉकलेट दे देते हैं, दे गिव सम रिवॉर्ड. ओके, दैट इज पॉजिटिव सैंक्शन. उस वैल्यू को री इन्फोर्स करने के लिए, उस नॉर्म को बनाए रखने के लिए. ओके, नाउ आपको ये भी ध्यान रखना है कि मोस्ट चेरिस्ड वैल्यूज जो होती हैं कल्चर की, वो मोर हेविली सैंक्शनड होती हैं, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो. जैसे कि मोस्ट चेरिस्ड पॉजिटिव वैल्यू हमारे अंदर पेट्रियोटिज्म है. पेट्रियोटिज्म में जब कोई जवान शहीद हो जाता है, मार्टर्ड हो जाता है, तो हेविली सैंक्शन यानी कि उसको मेडल मिलता है, कैश रिवॉर्ड उसकी फैमिली को मिलता है, सोशल रिकॉग्निशन दिया जाता है, ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव सैंक्शन दिए जाते हैं. दूसरी तरफ मान लीजिए कोई किसी का मर्डर कर देता है, तो सबसे पहले तो सोशल स्टेटस खराब होता है फैमिली का. इसके अलावा उनको फाइन या फिर मर्डर के केस में तो इम्प्रिजनमेंट होती है, जिससे सोशल स्टेटस भी लो हो जाता है. तो जितने भी पॉसिबल नेगेटिव सैंक्शंस हैं वो सब दिए जाते हैं. ओके, सो आई होप यू आर क्लियर विद द सैंक्शंस थिंग, कि अगर आप कल्चर में जैसा कहा गया है वैसा करेंगे देन देयर विल बी अ रिवॉर्ड, देयर विल बी अ पॉजिटिव सैंक्शन. अगर आप जैसा कहा गया है वैसा नहीं करेंगे, आप उससे डाइवर्ज हो जाएंगे, तो देयर विल बी अ नेगेटिव सैंक्शन, देयर विल बी फाइन एक्सेट्रा. ओके, सो नाउ कल्चर को समझने का एक और मॉडल है कल्चरल ट्रेट्स कॉम्प्लेक्स और पैटर्न के थ्रू समझना. अब इस मॉडल के ऊपर सबसे ज्यादा काम जिस एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने किया है उनका नाम है रूथ बेनेडिक्ट.
सो ये आपकी वैल्यू एडिशन होगी। रूथ बेनेडिक्ट ने अपनी पैटर्न्स ऑफ कल्चर नाम की बुक लिखी, जिसके अंदर उन्होंने कल्चर के ऊपर बहुत कुछ एलाबोरेट किया है। तो जब भी कल्चर से रिलेटेड आपके सामने कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है या कुछ भी आता है, तो या तो आप पेज के अंदर साइड में लिख देंगे रूथ बेनेडिक्ट हैज डन दिस मच वर्क इन हर बुक ऑन कल्चर, ये वो, या फिर हो सकता है कि सीधा कल्चर ट्रेड्स या कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, तो आप रूथ बेनेडिक्ट को इंट्रो में डाल देंगे, ताकि इंट्रो से ही एग्जामिनर को पता चल जाए कि आपको इस चीज के बारे में काफी स्कॉलरली नॉलेज है। ओके, सो चलिए थोड़ा सा कल्चर का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं। कल्चरल ट्रेड्स, अब देखिए, मैं आपको, आप इंडियन रिलीजन, हिंदू रिलीजन मानिए, मैं आपको कहूँ फूल, जो पूजा के फूल होते हैं वो, एक दिया, थोड़ी रोली, थोड़ा लिरिक्स, ये सब मिला के ले आइए। तो कल्चरल ट्रेड्स जो होते हैं वो स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं। दीज कैन नॉट बी रिड्यूस टू फर्दर स्मॉलर यूनिट्स, एंड ये होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स कल्चर के, यानी कि सबसे छोटी यूनिट। तो सबसे छोटी यूनिट में मैंने आपको दिया एक दीपक, थोड़े फूल, थोड़ी लिरिक्स, थोड़ा प्रसाद, एक्सेट्रा। ठीक है, अब जब ये कल्चरल ट्रेड्स, जो छोटे छोटे ट्रेड्स हैं, जैसे कि ये सिंबल है ओम मान लीजिए, क्या आप इस कल्चरल ट्रेड को फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं? नहीं, लेकिन ये सिंबल अपने आप में बता देगा कि आप रिलीजन की बात कर रहे हैं। ओके, अब देखिए कल्चरल ट्रेड्स, छोटी छोटी चीजें मैंने आपको बता दी। अब जब कल्चरल ट्रेड्स को जोड़ देंगे, बहुत सारे कल्चरल ट्रेड्स को जोड़ देंगे, तो बनेगा कल्चरल कॉम्प्लेक्स। ये क्लस्टर ऑफ कल्चर के ट्रेड्स का होता है, जो कि किसी न्यूक्लियर पॉइंट ऑफ रेफरेंस के अराउंड ही मूव करता है। जैसे कि अभी हम रिलीजन का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, तो मैंने आपको कल्चरल ट्रेड्स दिए, पूजा के फूल, दीपक, प्रसाद, ये बन गया एक आरती का कल्चर कॉम्प्लेक्स। आपको आरती करते टाइम इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। आरती की थाल, उसमें रोली, उसमें फूल, उसमें प्रसाद, उसमें कुछ लिरिक्स, कुछ सिंबल्स। ओके, तो ये हो गया आरती का कल्चरल कॉम्प्लेक्स, हम समझ गए। इसके बाद हम आएंगे कल्चरल पैटर्न पे। कल्चरल पैटर्न होता है जो कि एक फंक्शनल होल बनाता है ट्रेड्स और कॉम्प्लेक्सेस से मिलके। बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस एक कल्चर पैटर्न के अंदर होते हैं और वो एक फंक्शनल होल बनाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया आरती की, मैंने आपको बता दिया आरती। अब इसके अलावा भजन्स, भजन्स में क्या होगा, एक तो बहुत ज्यादा लोग चाहिए, कम से कम 5 लोग तो चाहिए ही होंगे, एक आदमी से नहीं होगा अगर आपको भजन संध्या करनी है। इसके अलावा आपको लिरिक्स चाहिए होंगी, आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होंगे, आपको कॉम्पोजिशन चाहिए होगी सॉन्ग की, जो भजन आप गाना चाहते हैं, और इनसे बनेगी एक भजन संध्या। ओके, इसमें भी एक प्रसाद विल बी अ ट्रेट। ठीक है, इस तरह से जब आप बहुत सारी चीजों को मिला देंगे तो बनेगा एक कल्चरल पैटर्न रिलीजन का। ओके, तो रिलीजन आ गया। अब ऐसे ही मैं एक कल्चर पैटर्न बना दूं फैमिली का, मैं एक बना दूं मैरिज का, और इन सबको अगर मैं कर दूं कंबाइन, यानी कि ऐसे बहुत सारे कल्चरल कॉम्प्लेक्स बना के कंबाइन कर दूं, तो वो बनेगा कल्चर विच बी अ फंक्शनल होल। इसके अंदर जो कॉम्प्लेक्सेस है वो आपस में भी इंटर रिलेटेड होंगे, यानी कि मैरिज का रिलीजन में कुछ रोल होगा, रिलीजन में मैरिज का कुछ रोल होगा, और इस तरह से ये सब आपस में इंटीग्रेटेड होल बनाएंगे, विच विल बी, वी विल बी कॉलिंग इट एज कल्चर। ओके, सो ये हम यहां से समझ लेते हैं लेवल्स ऑफ कल्चर में। सबसे पहले कल्चरल ट्रेट, ये इंडिविजुअल टूल होता है। यहाँ देखिए कल्चरल ट्रेट ये है कल्चरल ट्रेट। फिर कल्चरल कॉम्प्लेक्स होता है जिसके अंदर बहुत सारे कल्चरल ट्रेट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये येलो वाला दिखाया गया ये चीज। तो बहुत सारे कल्चरल ट्रेट्स आ गए कल्चरल कॉम्प्लेक्स के अंदर, और बहुत सारे कल्चरल कॉम्प्लेक्स आ गए कल्चरल पैटर्न के अंदर। बहुत सारे कल्चरल पैटर्न होते हैं एक कल्चर के अंदर। ठीक है, तो जितने भी कल्चर पैटर्न हैं वो सब हम जब इकट्ठा करते हैं तब हम बोल सकते हैं कि एक कल्चर है। और फिर हम कहेंगे कि ये जो कल्चरल ट्रेट्स हैं ये आपस में इंटर रिलेटेड हैं, ये कल्चरल कॉम्प्लेक्सेस से इंटर रिलेटेड हैं, कॉम्प्लेक्सेस आपस में इंटर रिलेटेड हैं, और ये पैटर्न से इंटर रिलेटेड है, पैटर्न्स भी आपस में इंटर रिलेटेड है। इसीलिए कल्चर इज अ फंक्शनल होल, इट इज अ इंटीग्रेटेड होल। जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया उससे समझिए कि आप पहले आरती करते हैं, उसके बाद भजन संध्या होती है, उसके बाद सुबह कुछ और एक्टिविटीज होती है, मान लीजिए झांकी वगैरह, और इन सब से मिलके बनता है कल्चर होल। तो ये झांकी का, ये भजन का, ये आरती का, इन सब का कल्चरल कॉम्प्लेक्स है, और इन सब से मिलकर बनेगा कल्चर ऑफ, सॉरी,
पैटर्न ऑफ रिलीजन। इसी तरह से जूते चुराना और ये सब, सात फेरे एंड ऑल, ये सब बनाएंगे। जो मंडप पे एक्टिविटीज होती हैं वो, इसके अलावा स्टेज, दूल्हा दुल्हन, वरमाला, ये सब बनाएंगे। स्टेज वाली एक्टिविटीज जो आशीर्वाद देने वाली एक्टिविटीज होती हैं, इस तरह की काफी सारी कॉम्प्लेक्सेस बन के एक पैटर्न बनाएंगे जो भी होगा, जो कि होगा मैरिज। ऐसे ही फैमिली का एक पूरा कॉम्प्लेक्स बनेगा और इस तरह से आपके पास एक पूरा कल्चर आएगा। ओके, सो ये एक तरीका है कल्चर को समझाने का, बिकॉज कल्चर इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। आप इस वीडियो को कम से कम 2 बार सुनिएगा टू ग्रास्प व्हाट आई हैव बीन ट्राइंग टू से टू यू। ओके, सो अब हम, ये मैंने बताया रूथ बेनेडिक्ट ने अपने पैटर्न्स ऑफ कल्चर में इस चीज के ऊपर काफी सारा काम किया है, और उन्हीं ने एम्फसाइज किया है कि कल्चर को इस तरीके से समझाया जाए, बिकॉज कल्चरल जो नॉर्म्स होते हैं, जो कस्टम्स होते हैं, उनको लिस्ट डाउन कर देने से कल्चर समझ में नहीं आएगा। रादर ट्राई टू अंडरस्टैंड कल्चर इन द फॉर्म ऑफ ट्रेड्स, पैटर्न्स, कॉम्प्लेक्सेस, एटसेट्रा। Okay, so I hope this has been clear to you. This is a very important concept. Please pay attention to it. इसके आगे फिर हम आ जाते हैं कल्चर इन रीजन। फॉर एग्जाम्पल, हमारा भारत देश है। हम कहते रहते डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी। किस चीज की डाइवर्सिटी? देखिए, इस चीज की डाइवर्सिटी। यहाँ पे जो कल्चर है कश्मीर में, वो एक अलग कल्चर है, उसे कहा जाता है कश्मीरियत। ओके, यहाँ जो कल्चर है मेनली ट्राइबल कल्चर है। यहाँ साउथ में जो कल्चर है वो मेनली द्रविडियन कल्चर है। यहाँ सेंट्रल में मेनली आर्यन कल्चर या द्रविड़, ये सेंट्रल इंडियन कल्चर है। ओके, सो डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट कल्चर्स हैं। तो एक ऐसा रीजन जिसमें पर्टिकुलर कल्चर फॉलो किया जा रहा है उसे हम कहेंगे कल्चर इन रीजन। ओके, सो इसमें सब कुछ आएगा, ड्रेस, फूड, आपकी लैंग्वेज भी आएगी। ओके, आपके वैल्यूज वगैरह सब कुछ आएंगी। तो किसी एक रीजन में फॉलो होने वाले कल्चर को हम कहेंगे कल्चर इन रीजन। अब वो रीजन कितना भी बड़ा हो सकता है, पूरे कंट्री जितना हो सकता है, या कितना भी छोटा हो सकता है, एक छोटे से गांव जितना हो सकता है। ओके, so that is culture in region. This is very simple. I hope you have got it. So now let's move on to cultural universals, specialities and alternatives. समझने की कोशिश करेंगे कल्चरल यूनिवर्सल्स क्या होते हैं। देखिए, हम जो ह्यूमंस हैं, हम बायोलॉजिकली सेम है। इवोल्यूशन का प्रोसेस, इसका मतलब कुछ ना कुछ सेम रहा है। हमारा ब्रेन सेम है, हमारे न्यूरल नेटवर्क सेम है। तो कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं कि दिस इज साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड। मतलब जितनी भी सोसाइटीज एग्जिस्ट करती हैं, उनमें जितने भी कल्चर्स हैं, उनको जितने भी फॉलो करने वाले लोग हैं, सभी की एक दूसरे के प्रति कुछ ना कुछ ऑब्लिगेशंस हैं। उन ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए कुछ इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं, जो कि आपको हर जगह पे मिलेंगे। उनमें वेरिएशन जरूर मिलेगी, बट इंस्टीट्यूशन एज अ होल आपको यूनिवर्सली मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैरिज का जब आएगा टॉपिक, आपको एक पूरा चैप्टर पढ़ाया जाएगा मैरिज का, उसमें मैं आपको बताऊंगी दैट मैरिज इज यूनिवर्सल। किसी भी तरह की सोसाइटी हो, वो चाहे किसी भी तरह का कल्चर फॉलो करती हो, उसमें मैरिज जरूर मिलेगी, लेकिन मैरिज डाइवर्स फॉर्म में मिलेगी। हिंदूज में कैसे होती है हमें पता है, क्रिश्चियंस में व्हाइट पहन के होती है, एंड हम कहेंगे ट्राइबल्स में, कुछ ट्राइबल्स में तो जानवरों के साथ मैरिज कराई जाती है, कुछ ट्राइब्स में घोस्ट्स के साथ मैरिज कराई जाती है। तो मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन इज यूनिवर्सल, उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो डाइवर्सिफाइड हैं, लेकिन ये इंस्टीट्यूशन मैरिज का, ऐसे ही फैमिली का, ऐसे ही सुपर नेचुरल एंटिटीज जिसे हम रिलीजन कहते हैं, वो भी यूनिवर्सल है। तो यानी कि कल्चरल यूनिवर्सल आर फीचर्स दैट आर फाउंड इन एवरी रिलीजन, irrespective of the space, irrespective of the region, irrespective of the country, anything. Okay, for example, economical और जो social organizations हैं वो हर कल्चर में आपको मिलेंगी देखने को। ठीक है, तो आप ये समझ गए। इसके बाद है कल्चरल ऑल्टरनेटिव्स। इसका मतलब है डिफरेंट एक्टिविटीज आर अलाउड एंड एक्सेप्टेड फॉर अचीविंग द सेम एंड। अब मैं आपको इसका एग्जांपल दूंगी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सेम एंड है वैल्यू कौन सी? रिस्पेक्टिंग एल्डर्स। पहले अगर आपने देखा हो, गांव में अभी भी क्या होता है, जैसे पैर है तो ये पैर खड़े खड़े भी अगर कोई घर में आया है तो बहू जो है पैर दबाती है 2 मिनट के लिए। लेकिन मेट्रोपॉलिटन्स में अगर आप देखें तो सिर्फ पैर छूकर भी काम चल जाता है, क्योंकि दोनों में सेम एंड है कि आप उस एल्डर की रिस्पेक्ट कर रहे हैं जो आपके घर में आया है। तो पहले क्या होता था, पैर दबाए जाते थे, अब सिर्फ पैर छूने से भी काम चल जाता है।
क्योंकि सेम एंड है तो मीन्स पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता, मीन्स को मॉडिफाई कर दिया जाता है टू मीट द सेम एंड situations and the demand of the times or the circumstances. ओके, तो उस एंड को किसी भी तरीके से चाहे फॉलो किया जाए, वो एंड मीट होना चाहिए। आपको एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी है, चाहे आप पैर दबाकर करें, चाहे आप पैर छू कर करें। ओके, तो आई होप ये आपको क्लियर है दैट दिस इज द कल्चरल ऑल्टरनेटिव। पैर दबाने का ऑल्टरनेटिव आ गया कि आप पैर छू लीजिए। ओके, नाउ कल्चरल स्पेशलिटीज, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चीज है, क्योंकि ये हम बहुत ज्यादा देखते हैं इंडिया में, क्योंकि कल्चरल डाइवर्सिटी है। इसमें क्या होता है, इट इज शेयर्ड बाय सम बट नॉट ऑल ग्रुप विद इन अ सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी के अंदर रहते हुए ही अपने अंदर वेरिएशंस को ले आना और उन वेरिएशन से एक अलग ग्रुप बना लेना, दैट इज कॉल्ड कल्चरल स्पेशलिटीज। ठीक है, ये इस ग्रुप की स्पेशलिटी है। फॉर एग्जाम्पल, आपने आर्ट एंड कल्चर में पढ़ा होगा, मुहा पट्टी एक सेक्ट होता है जैनिज्म का। ओके, जैनिज्म में भी बहुत सारे सेक्ट्स होते हैं। इसमें एक मुहा पट्टी जो होता है, इसमें एक मास्क जैसी जो पट्टी है वो हमेशा मुंह पर पहन के रखी जाती है। तो दिस इज अ स्पेशलिटी ऑफ दैट कल्चर। ओके, ये हमारी सोसाइटी में ही रहते हैं, इंडियन सोसाइटी का ही पार्ट है, जैन सोसाइटी का ही पार्ट है, बट इसमें अलग से एक स्पेशलिटी डेवलप हो गई है इस सेक्ट के अंदर कि ये मुंह पे पट्टी बांध कर रखते हैं। ओके, सो दिस वाज इट। इसके बाद आएगा कल्चरल शॉक। ये कंसेप्ट आई होप आप सभी को क्लियर हो गए हैं। तो अब देखिए कल्चरल शॉक। अब शॉक से सीधा सा पता चल रहा है देयर इज समथिंग नेगेटिव, समथिंग, कुछ ऐसा हो रहा है जो जल्दी से एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा है। अब हम यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, इंटरनेट, इन सब पे देख लेते हैं वेस्टर्न कल्चर, बट आप एक सेकंड के लिए सपोज कीजिए कि आप बिल्कुल कट आउट हैं वर्ल्ड से। आपने आज तक सिर्फ अपनी सोसाइटी देखी है, अपने वैल्यू सिस्टम देखा है, अपने नॉर्म्स देखे हैं। ठीक है, आपने सिर्फ इंडियन देखा है, इंडियन सोसाइटी की, जिसमें मतलब बहुत ज्यादा सेक्सुअल फीलिंग्स को विजुअली नहीं दिखाया जाता है, जिसमें एल्डर्स की काफी रिस्पेक्ट की जाती है, जिसमें बहुत सोच समझकर चीजें ज्यादातर बोली जाती हैं, रूड कोई जल्दी से नहीं होता है। अब आप सोचिए कि आपने कभी वेस्टर्न सोसाइटी ना देखी ना सुनी, लेकिन आप वेस्ट में चले जाते हैं, तो आपको एकदम से अडेप्ट करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि वहां जो है ज्यादातर चीजें मुंह पे बोल दी जाती है। हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा कलेक्टिविज्म पे ध्यान है, जैसे शादी में भी बहुत सारे लोग आएंगे और पड़ोसियों से भी बहुत ज्यादा इंटरेक्शन होगा, लेकिन वहां पे ऐसा नहीं है, वहां पे इंडिविजुअलिज्म पे ज्यादा है। आपको कलेक्टिविज्म से इंडिविजुअलिज्म कल्चर, इस कल्चर को अडेप्ट करने में आपको टाइम लगेगा। वो जो टाइम पीरियड है आपको लगा, दैट इज कॉल्ड कल्चर शॉक, क्योंकि उस टाइम पे आपका दिमाग नहीं प्रोसेस कर पाया कि ये चेंज किस तरह से हुआ और मैं किस तरह से इसमें फिट इन हूं। तो आपका क्या कल्चर शॉक क्या करेगा, आपका मन नहीं लगेगा, आपको रोना आएगा, आपकी फैमिली की याद आएगी, दीज थिंग्स विल हैपन। ठीक है, एक थोड़ा और लोकल एग्जांपल लेते हैं। कंसिडर अ मेट्रोपॉलिटन गर्ल इज बीइंग मैरिड इनटू अ विलेज सोसाइटी। तो मेट्रोपॉलिटन में हर चीज अलग है, लेकिन विलेज सोसाइटी में जब कोई मैरिज होकर गई है तो उसे पर्दा सिस्टम भी करना पड़ेगा, क्योंकि विलेज सोसाइटी में ये भी है। तो उसे इस चीज को अडेप्ट करने में टाइम लगेगा। फिर अपने हस्बैंड के बड़े ब्रदर से बात नहीं करनी है, उनसे पर्दा रखना है, बाहर ज्यादा नहीं जाना है, बहुत कम बोलना है। इन सब चीजों को अडेप्ट करने में टाइम लग जाएगा, वो टाइम होगा कल्चरल शॉक। ओके, तो आप देखेंगे क्या होगा, कल्चरल शॉक में ज्यादातर टाइम्स रेजिस्टेंस आ जाती है। जैसे हो सकता है वो जो मेट्रोपॉलिटन गर्ल है वो पर्दा करने से मना कर दे। ओके, सो रेजिस्टेंस आ जाती है। तो उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए हमारा दिमाग अडेप्ट करने की कोशिश करता है नए कल्चरल एनवायरनमेंट में, और इससे क्या होता है, कल्चरल शॉक धीरे 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 विद टाइम खत्म हो जाता है। ये सेंस ऑफ एंजाइटी, डिप्रेशन, कंफ्यूजन सब देता है, लेकिन ये धीरे 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 कम हो जाता है। और हाँ, ध्यान रखें कि हर एक इंसान की कल्चरल शॉक को अब्सॉर्ब करने की अलग कैपेसिटी होती है। हो सकता है कि कोई जो फॉरेन लैंड में जा रहा है वो वहां जाकर एकदम से ही खुश हो जाए, क्योंकि उसको हमेशा से इंडिविजुअलिज्म ज्यादा पसंद थी और वो एक महीने में ही अडेप्ट हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ जो पर्सन ज्यादा सोशलाइज करता है, जिसे ज्यादा कलेक्टिविज्म पसंद है, जब वो वेस्ट में जाएगा तो उसे अडेप्ट करने में हो सकता है 6 महीने लग जाए। तो सभी की अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी है कल्चरल शॉक से डील करने की, कल्चरल एनवायरनमेंट में अडेप्ट करने की। ओके, देन देयर आर सम कॉन्ट्रा कल्चर्स। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा हिस्ट्री के एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। आपने सुना होगा आर्य समाज। आर्य समाज क्या है, मूर्ति पूजा के खिलाफ है। वहीं रामकृष्ण मिशन है, ये मूर्ति पूजा को
इतना ज्यादा वो नहीं करते, ये सपोर्ट कर देते हैं। इनके लिए मूर्ति पूजा मत छोड़ो, लेकिन मेन जो ध्यान है वो डिवोशन पे रखो, फीलिंग्स पे रखो। लेकिन आर्य समाज कहता है सिर्फ फीलिंग्स पे और डिवोशन पे रखो, आइडियल वर्शिप मत करो। तो आर्य समाज जो है हिंदुइज्म के अंदर ही एक सेक्ट है, लेकिन ये क्या कर रहा है, हिंदुइज्म की जो आइडल वर्शिप है उस चीज को अटैक कर रहा है, उस चीज को अपोज कर रहा है। ठीक है। सो कॉन्ट्रा कल्चर वो ग्रुप हो गया जो ना कि सिर्फ डिफर करेगा प्रिवेलिंग कल्चर पैटर्न से, बल्कि शार्पली चैलेंज भी करेगा। जैसे कि आर्य समाज ना कि सिर्फ डिफर करता है कि मैं आइडल वर्शिप नहीं करूंगा, मैं रिचुअल्स नहीं करूंगा, बल्कि उनको अपोज भी करता है जो आइडल वर्शिप करते हैं। ओके। नाउ सब कल्चर्स। सब कल्चर्स का मतलब होता है एक ही सोसाइटी में रहते हुए, एक ही कल्चर को फॉलो करते हुए अलग अलग तरीके की जो चीजें हैं वो अडेप्ट कर लेना। जैसे कि फूड अलग कर लेना, अपना ड्रेसिंग अलग कर लेना। जैसे कि पहले का हम अगर देखें तो कास्ट जो है इंडियन सोसाइटी में, कास्ट मान लीजिए, अब जो शूद्र थे उनको कुछ तरह के कपड़े थे जो पहनने की इजाजत नहीं थी, उन्हें चप्पलें पहनने की इजाजत नहीं थी, उन्हें सिर्फ कुछ काम ही करने दिए जाते थे। तो उनकी एक ये चीज जो है वो स्पेशलाइज हो गई थी कि वो यही काम करेंगे, यही कपड़े पहनेंगे, शूज नहीं पहनेंगे, एक्सेट्रा। तो इस सोसाइटी के अंदर रहते रहते भी एक अलग कल्चर डेवलप हो गया था इस ग्रुप का। सो इसलिए इसे कहा जाता था सब कल्चर। ठीक है। सो आई होप कल्चरल शॉक, कॉन्ट्रा कल्चर एंड सब कल्चर्स आर क्लियर टू यू। हाँ, सब कल्चर्स कभी कभी इवॉल्व हो जाते हैं कल्चरल स्पेशलिटीज में। ओके, ये एक अपना पूरा अलग ही सेक्ट बना लेते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। नाउ let's see some practice questions to see whether you have understood that much which I have tried to make you understand or not. What is the difference between values and norms? सॉरी, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से कराया है। तीन तीन डिफरेंस देंगे, इसके बाद चौथा डिफरेंस देंगे एग्जाम्पल का। ओके। इसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय कल्चरल कॉम्प्लेक्स। जब सीधा कल्चरल कॉम्प्लेक्स पूछ लिया है तो आपको ट्रेट भी बताना पड़ेगा, पैटर्न भी बताना पड़ेगा, लास्ट में आप उसको एक्सप्लेन करके कॉम्प्लेक्स बताएंगे। इसके बाद आप वो डायग्राम भी बनाएंगे जो आपको बनाकर दिखाया गया था। ओके। ये वैल्यू एडिशन का काम करेगा आपके आंसर के अंदर। देन व्हाट आर कल्चरल यूनिवर्सल्स, गिव एग्जांपल्स। जैसा कि मैंने बताया, अगर ये ज्यादा मार्क्स में क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप क्या करेंगे, आप साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड के बारे में लिखेंगे कि भाई सभी एक ही तरह से इवोल्व हुए हैं, बायोलॉजिकली सेम है, तो उनका दिमाग सेम तरीके से काम करता है, तो सेम ऑब्लिगेशन उनकी एक दूसरे के प्रति है। क्योंकि वो ऑब्लिगेशन सेम है तो उसे फुलफिल करने के लिए सेम काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशंस इमर्ज हुए हैं, दो इन डाइवर्स फॉर्म्स। सो दोज आर कल्चरल यूनिवर्सल्स। तो फैमिली इज अ कल्चरल यूनिवर्सल, दो जॉइंट फैमिली में नॉट बी ए कल्चरल यूनिवर्सल। ठीक है, कहीं पे जॉइंट हो सकती है, कहीं पे न्यूक्लियर फैमिली हो सकती है, बट फैमिली इज कल्चरल यूनिवर्सल। इस तरह से आप एग्जाम्पल देंगे फैमिली का, आप एग्जाम्पल देंगे रिलीजन का, मैरिज का, एटसेट्रा। So I hope all this is clear to you. Try to write the answer of these questions and please upload in the comment section so that I can see and tell you whether you are going right or not and whether there is any scope of improvement in your answer. So till then, bye bye. Take care.